जिसको जमानत चाहिए उसको ये 5 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, वरना जमानत नहीं मिलेगी। ये रूल खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाए जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है, 11 फरवरी 2026 का है, और ये रूल पूरे भारत की कोर्ट पे लागू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत की कोर्ट को आदेश दे दिया कि जिसने ये 5 रूल फॉलो नहीं किए उसको जमानत मत दो, और उसकी जमानत रद्द भी हो सकती है। अब ये है कि हम आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली चीज ये बता दी, देखो जब भी आप किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आप जमानत की याचिका लगा रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए लगा रहे हैं या आप खुद अगर लगा रहे हैं, तो अब आपको साथ में एक फॉर्म लगाना पड़ेगा, और उस फॉर्म के अंदर 5 तरह की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। पहली जानकारी ये देनी पड़ेगी, मामले का विवरण क्या है जी। मामले का विवरण यानी कि जिस केस में आप जमानत ले रहे हैं उस केस का पूरा विवरण, ये एक अलग से फॉर्म लगेगा इसके अंदर। यानी कि जो एफआईआर हुई है वो कब हुई है, किस पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है, कौन से सेक्शन उस व्यक्ति के ऊपर लगे हैं, ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरी जानकारी आपको ये देनी पड़ेगी कि गिरफ्तारी के बारे में, उसकी गिरफ्तारी कब हुई है उस व्यक्ति की जिसके लिए आप जमानत ले रहे हो, खुद के लिए ले रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए ले रहे हो, तो उसकी गिरफ्तारी कब हुई है, कहां से हुई है, क्या टाइम था, क्या दिन था, ये सारी जानकारी आपको जो है उस फॉर्म के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज बता दी, मामले की स्थिति क्या है। जिस भी मैटर के अंदर आप जमानत ले रहे हो उस वो मैटर जो है किस स्टेज पे आया हुआ है, अभी उसकी चार्जशीट आई हुई है या फिर वो जो है चार्ज के ऊपर आया हुआ है, वो एविडेंस के ऊपर आया हुआ है, किस स्टेज पे उसका केस चल रहा है, उसका पूरा विवरण जो है, उस कोर्ट का विवरण जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा जी उस फॉर्म के अंदर। कई बार क्या होता है, ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर जमानत याचिका अगर रिजेक्ट हो गई, आप ऊपर वाली कोर्ट में जा रहे हो, सेशन कोर्ट में जा रहे हो, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा फलानी फलानी कोर्ट के अंदर फलाने फलाने स्टेज पे उसका मैटर जो है चल रहा है। चौथी चीज अब जो आपको उस फॉर्म के अंदर बतानी पड़ेगी वो बतानी पड़ेगी पहली याचिका के बारे में। अगर जमानत से रिलेटेड पहले भी अगर कोई याचिका लगी है जी, उस याचिका का आपको विवरण देना पड़ेगा। भाई पहले हमने फलानी कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी, वो रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट क्यों हुई, वो सारी चीजें आपको जो है जमानत की जो नई याचिका होगी उसके साथ में लगाना पड़ेगा। या फिर पहले किसी और केस में जमानत अगर ले रखी है, उस जमानत के बारे में भी उसको जो है बताना पड़ेगा। पहले फलानी कोर्ट ने जो है इन मैटरों में उस व्यक्ति को जमानत पे छोड़ा हुआ है या फिर नहीं छोड़ा हुआ है, जो भी सारी चीजें वो यहां पे आपको बतानी पड़ेगी। पांचवी चीज जो है वो बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई जो है कोर्ट ने कर रखी है। उसको अगर पीओ घोषित कर रखा है तो वो भी बताना पड़ेगा, या उसके नाम का अगर अरेस्ट वारंट निकाल रखा है तो उस केस में जो है अरेस्ट वारंट का बारे में बताना पड़ेगा कि किस तारीख को उसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकाला गया था और कब वो व्यक्ति जो है हाजिर हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, या उसको पीओ कब किया गया, कितना उसको टाइम दिया गया। ये सारी चीजें अब आपको फॉर्म में दर्शाना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्म आपने याचिका के साथ में नहीं लगाया है तो फिर जो है जमानत नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के अंदर जितनी भी कोर्ट है उन सबको इस जजमेंट की कॉपी भेज दी है कि भाई अब जो ये नए रूल बने ना जमानत के 2026 के, यही फॉलो होने वाले हैं। तो ये चीज जो है आपको दिखानी पड़ेगी जी अपनी जमानत याचिका के साथ में। इसके साथ में एक चीज और लगेगी, वो है उस व्यक्ति का एफिडेविट जिसके लिए आप जमानत ले रहे हो। वो साथ में एक एफिडेविट भी देगा कि जो उसने 5 जानकारियां कोर्ट को मुहैया करवाई है जमानत लेते टाइम, वो उसकी क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है कि हाँ ये सारी चीजें जो है वो सच्ची है। साथ में एक एफिडेविट भी लगेगा। तो अगर आप भी जमानत लेना चाहते हो अपने क्लाइंट के लिए तो अब 2026 के अंदर ये 5 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फॉर्म साथ में लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको जजमेंट के अंदर सारी चीज दिखा देता हूँ। ये जजमेंट अभी का है, 11 फरवरी 2026 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस के अंदर उस व्यक्ति ने 5 रूल फॉलो नहीं किए थे तो उसकी क्या कर दी थी, जमानत रद्द कर दी थी। तो अब आपके क्लाइंट की जमानत रद्द ना हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट गाइडलाइन दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा केस जिसको पढ़ना पढ़ लेना। और अगर आप एडवोकेट हैं तो भाई साहब ये जो जजमेंट है ना, ये आप पूरी रीड जरूर कर लेना। ये मैं पर्सनली आपको सुजेस्ट कर रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं, इस जजमेंट के अंदर 50 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है हवाला दिया गया है। बहुत पावरफुल है, बहुत नॉलेज से भरी हुई है। तो जमानत से और 50 से ज्यादा है, तकरीबन 65 या 66 के आसपास में इसके अंदर जजमेंट बताई गई है। मैं इसीलिए आपको 50 से ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा जो उसको गिना नहीं है, लेकिन 65 से 66 जजमेंट जो मैंने खुद देखी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ के, आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। देखो हमारा मानना है कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित उच्च न्यायालय नियमों या आपराधिक पक्ष नियमों में इसी तरह का प्रावधान शामिल करने पर विचार करना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इंडिया के अंदर जितनी भी हाई कोर्ट हैं उन हाई कोर्ट को अपने अंडर वाली कोर्ट में यही नियम लागू करने चाहिए जो भी मैंने बताया है, क्योंकि इसे अभियुक्त पर पहले से दर्ज किसी अन्य आपराधिक मामले में उसकी ये अगर वो उसके अंदर इन्वॉल्व है के संबंध में खुलासा करने का दायित्व उत्पन्न होता है। अगर ये रूल फॉलो हो जाएंगे तो जो व्यक्ति जमानत लेने के लिए आया है उसके ऊपर पहले कौन से मैटर चल रहे हैं, कहां पे चल रहे हैं, कौन से स्टेट में चल रहे हैं, उन सब का खुलासा हो जाएगा जमानत देने से पहले।
अतः यह प्रावधान किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति, यानी कि ये जो आदेश है इसकी एक कॉपी सभी हाई कोर्टों के रजिस्टर्ड जर्नलों को, यानी कि इंडिया में जितनी भी हाई कोर्ट हैं उन सभी हाई कोर्टों को भेजी जाए, ताकि यदि पहले से ऐसा कोई प्रावधान मौजूद न हो तो संबंधित नियमों में इस प्रकार का नियम शामिल करने पर विचार किया जा सकेगा। तो ये जो अभी रूल बनाए जो मैंने आपको बताया सभी हाई कोर्टों को भेज दिया। अब हाई कोर्ट क्या करेगी, उस हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो उस आदेश को वहां भेज देगी कि आपको जो है इस आदेश के तहत में क्या करना है जी, जमानत देनी है। लेकिन क्या आप किसी की जमानत रद्द करवा सकते हो? अगर इन रूल के खिलाफ अगर किसी ने जमानत ले रखी है, यानी कि ऐसा कोई फॉर्म या एफिडेविट नहीं दिया है और उसको कोर्ट ने जमानत दे दी है, आप उसकी जमानत को रद्द करवा सकते हो। इस केस में भी तो जमानत रद्दी हुई है। आगे देखते हैं। अतः इस न्यायालय का यह मत है, इस न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का यह मत है कि जमानत की मांग करने वाले प्रत्येक याचिकाकर्ता, जो भी व्यक्ति जमानत लेना चाहता है, आवेदन को कार्रवाई में किसी भी चरण में आपराधिक पृष्ठभूमि और किसी प्रकार के क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसे कि गैर जमानती वारंट जारी करना, घोषित अपराधी करना या घोषित करना, इस प्रकार की कार्रवाई का खुलासा करना अनिवार्य है। अगर उसके खिलाफ में कोई गैर जमानती वारंट जारी किया गया है या फिर उसको पीओ घोषित किया गया है तो उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा जी। और यह खुलासा शपथ पत्र द्वारा, एफिडेविट द्वारा विधिवत समर्थित होना चाहिए, ताकि जमानत संबंधी निर्णयों में एक रूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, 5वां रूल क्या बनाया था इन्होंने कि पीओ के बारे में बताना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट निकला तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। अब कोर्ट ने यहाँ पे जो है इसके अतिरिक्त न्यायालय हित में निम्नलिखित उदाहरण, यानी कि ये 5 चीजें देनी पड़ेगी। पहला, मामले का विवरण, जो फॉर्म आप लगाओगे उसमें मामले का विवरण, एफआईआर संख्या क्या है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सी धाराएं लगी है और उसमें अधिकतम सजा कितनी हो सकती है उस मुकदमे के अंदर, ये बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, हिरासत और प्रक्रियात्मक अनुपालन, यानी कि उसको हिरासत में कब लिया गया, गिरफ्तारी की तिथि क्या थी, हिरासत में बिताया गया कुल समय कितने टाइम तक, उसको अगर रिमांड पे रखा गया कितने टाइम रिमांड पे लिया गया, अगर वैसे रखा गया हिरासत में तो कितने टाइम के लिए हिरासत में और कहां से गिरफ्तार किया, ये सारी चीजें उस फॉर्म के अंदर आपको बतानी पड़ेगी। तीसरा, मुकदमे की स्थिति, कार्रवाई का चरण, जांच पे चल रहा है, आरोप पत्र पे चल रहा है, संज्ञान पे चल रहा है, आरोप तय करना चल रहा है, फिर अभी जो है मुकदमा जो उसके खिलाफ में चल रहा है। आरोप पत्र में उल्लेखित गवाहों की कुल संख्या कितनी है, जांचे गए विभाजन पक्ष के गवाहों की संख्या कितनी है, एफआईआर संख्या और पुलिस स्टेशन क्या है, धाराएं कौन सी है, स्थिति या बरी है या दोषी है, जो भी सारी चीजें वो भी आपको मुकदमे की पूरी स्थिति के बारे में जो है उस फॉर्म के अंदर बताना पड़ेगा अगर आप जमानत लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा पिछली जमानत याचिकाएं, पहले अगर कोई जमानत की याचिका लगाई है, कौन सी कोर्ट में लगी उस कोर्ट का बारे में बताओ, मामले की संख्या, उसका केस नंबर बताओ और मामले का परिणाम क्या हुआ है वो भी बताओ कि उसको जमानत मिली या नहीं मिली, रिजेक्ट हुई तो क्यों हुई, वो सारी चीजें जो है, या फिर किसी और केस में कोई और ही थर्ड केस उसके ऊपर चल रहा है वहां पे उसका क्या सिचुएशन चल रही है, वो सारी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उस कोर्ट ने उसको जमानत दी तो किन शर्तों पर दी है। फिर दमनकारी प्रक्रिया, अगर उसके खिलाफ में कोई एक्शन लिया गया है, क्या कोई गैर जमानती वारंट जारी किया गया है उसके बारे में बताना पड़ेगा, और या फिर उसको क्या घोषित अपराधी किया या फिर उसको पीओ किया गया है तो ये भी कोर्ट को बताना पड़ेगा। ये 5 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार को क्या करता है, आदेश देता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को भेजें और हाई कोर्ट अपने नियम निर्माण शक्तियों के अनुरूप उचित प्रशासनिक निर्देश जारी करने या अपने अपने नियमों में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने के लिए क्या है वो जांच कर सकते हैं। हाई कोर्ट अपने अंडर में आने वाली कोर्टों को ऐसे आदेश भेजे और उनको जो है ये आदेश दे कि अब जो आगे की जो जमानत होगी वो इसके तहत में होगी। मार्गदर्शन के लिए इस निर्णय की एक प्रति जिला न्यायपालिका को भी भेजी जाए, जिला न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट को भी भेजी जाए भाई साहब। और अतः क्या किया जाता है, जो ये मेन मैटर था, इस मैटर में क्या किया जाता है, जमानत को रद्द कर दिया जाता है और रद्द करके उसको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आप दोबारा जाओ और दोबारा जाके अगर ऐसे ही अगर आप फॉर्म फिल करते हो, साथ में एफिडेविट लगाते हो, फिर कोर्ट अपनी मर्जी से आपको जमानत दे या ना दे, पर ये एक बार प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जमानत चाहिए तो 11 फरवरी 2026 की जजमेंट है। हम आपको स्टार्टिंग से मैटर दिखा देता हूँ। और मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि भाई अगर आप एडवोकेट आप गिनते जाना, देखो हर पहरे के अंदर, हर पैरे देखो कितनी जजमेंट का हवाला दिया गया है, हर पैरे के अंदर 2-3 जजमेंट का हवाला दिया गया है। और जानकारी यहाँ तक अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब आगे दिखाता हूँ। तभी मैं आपको कह रहा था अगर आप जमानत से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं ना, देखो कितनी जजमेंट, ये सब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जब 2 धुरंधर एडवोकेट आपस में आर्ग्यूमेंट होती है ना, वो कोर्ट में देखने के बजाय यहाँ ज़्यादा सीखने को मिल जाता है। वो तो खैर है ही एक प्लेटफॉर्म सीखने का। यहाँ देखो, जब उसने कोई दलील दी और दलील के साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई, दूसरे ने उसको दबाने के लिए फिर एक दलील दी, फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई। ये देख लो, ये आप सब आपके सामने है। तभी मैं कह रहा हूँ इसको आप पूरा पढ़ना। मैंने खुद इसको पूरा पढ़ा तब मेरे को लगा कि वाह
क्या नॉलेज है, बहुत पावरफुल है। देखो एक जजमेंट एक ही आ गई, एक ही आ गई, इसके अलावा एक ही आ गई, एक ही आ गई, और ये देखो ये 3 4 आ गई, ये 3 4 नहीं 6 7 आ गई। तो ये देखो, फिर ये देखो कितनी आ गई। तो बहुत सारी ये बहुत है, देखो जी बहुत है। कितने पढ़ लेना, पढ़ने वाले के पास टाइम कम पड़ जाएगा, इतनी जजमेंट यहाँ पे बताई गई। ये केस है 11 फरवरी 2026 का, जिसको एक केस चाहिए, जिसको ये रूल चाहिए। और अब यहाँ पे हुआ क्या था, यह आपराधिक अपील जो इलाहाबाद की हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक विधिवत जमानत आवेदन संख्या फलाने फलाने में पारित निर्देश के आदेश विरुद्ध है। यानी कि हाई कोर्ट ने क्या किया था, किसी व्यक्ति को जमानत दे दी थी, तो दूसरी पार्टी क्या आई थी, उसकी जमानत को रद्द करवाने के लिए आई थी। तो रद्द करवाने के लिए कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट के आदेश को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में वो रद्द करवाने के लिए आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसकी जमानत को रद्द कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप 2 हफ्ते के बाद अंदर अंदर दोबारा वहां पे जाओ, हाई कोर्ट के अंदर जाओ, और वहां पे इस फॉर्म के तहत में आप अपनी सारी जानकारी मुहैया करवाओ। अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर जो पहले से कोई ऐसा मैटर चल रहा था, उसने उनकी जानकारी जो है हाई कोर्ट को नहीं दी थी, ठीक है। और उनको छुपा के जो उसने क्या ली थी, जमानत ली थी। मैटर क्या था, मैटर दरअसल ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था। 419, 420, 468, 468 और 471 इसके तहत में मैटर है। ये क्या होते हैं, ये फोर्जरी के मैटर होते हैं, और 419, 420 धोखा बेईमानी के मैटर होते हैं। तो शायद कोई गलत डॉक्यूमेंट बना के किसी को धोखा या बेईमानी करने के इरादे से ऐसी ऐसी एफआईआर दर्ज हुई थी, ठीक है। तो ये जो मैटर था, लेकिन उस व्यक्ति ने पहले के मामलों का विवरण नहीं दिया, और जो उसकी जमानत कैंसिल करवाना चाहता था उसने यही फैक्ट उठाए कि पहले का रिकॉर्ड तो एक बार आप चेक करो कि बंदा पहले कैसा था, और आप फिर भी जमानत दे रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और फिर क्या कर दिया, जमानत को रद्द कर दिया। ये आपके सामने ये केस नंबर है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जमानत से रिलेटेड अगर आपको, बेल से रिलेटेड कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।